आज हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग पिछले कुछ समय से न्यूज में बना हुआ है। अगर कोई भी चीज, कोई भी निकाय, कोई भी संस्था लंबे समय तक न्यूज में रहती है तो उसके दो ही कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। दूसरा कारण ये होता है कि वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी के दबाव में कार्य कर रहा है। आज हम जानेंगे कि चुनाव आयोग अच्छा कार्य कर रहा है या फिर किसी के दबाव में कार्य कर रहा है। दूसरी चीज, क्या वो दबाव में कार्य कर भी सकता है या नहीं, इस चीज का विश्लेषण भी आज हम करने वाले हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जो संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसे जो शक्तियां प्राप्त हैं, इसके जो अधिकार हैं, वो क्या कहते हैं कि ये किसी के दबाव में काम कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसे सीधे तौर पर संविधान से शक्तियां प्राप्त हों, उसे संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जिसका कार्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। अब मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों एमपी के जो इलेक्शन चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग पर होती है। जब मैं लोकसभा के एमपी की बात करता हूं तो लोकसभा के एमपीओ का जो चुनाव किया जाता है, डायरेक्ट वोट डाली जाती है, वो जनता के द्वारा डाली जाती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनकर ही लोकसभा में एमपी आते हैं और वहीं से सत्ता दल निकलता है और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री वगैरह सब वहीं से बनते हैं। जब मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। राज्य के जो एमएलए होते हैं वो पहले एमपी को वोट डालेंगे, उसके बाद में एमपी चुनकर राज्यसभा में भेजे जाएंगे। लेकिन लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो डायरेक्ट जनता के बीच में से चुनकर आते हैं। इसीलिए लोकसभा के जो एमपी होते हैं मैक्सिमम वहीं से मंत्री और प्रधानमंत्री ज्यादातर बनाए जाते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं, सबके चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की ही होती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें सभी एमपी और सभी एमएलए वोटिंग करते हैं, तो उसके चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी चुनाव आयोग की ही होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही होगी। जब हम चुनाव आयोग का इतिहास देखते हैं तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि इससे निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना का दिन था 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को आज भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब मैं इसकी संरचना की बात करता हूं, 1950 तक यह एक सदस्य निकाय हुआ करती थी जिसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो याद रखना है, सुकुमार सेन थे जिन्होंने सबसे पहला आम चुनाव कराया था और वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। जब मैं इनके कार्यकाल की बात करता हूं तो 1950 से लेकर 1958 तक ये अपने पद पर बने हुए थे और ये दुनिया के पहले अधिकारी थे जिन्होंने इतने बड़े लोकतंत्र देश में चुनाव कराया था। 1989 में आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया जो अस्थायी था। 1993 में इसे स्थायी कर दिया गया जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को जगह मिली गई है। आज भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं और 2 चुनाव आयुक्त पद पर बने रहते हैं। सबसे पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ था। तो सबसे पहला जो चुनाव आयोग का कार्य होता है वो मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव कराना। मुफ्त मतलब अगर आप कैंडिडेट से ही पैसा लेने लग जाओगे तो आप कैंडिडेट के फेवर में वोटिंग कराओगे। इसलिए जो भी खर्च चुनाव के अंदर होता है वो भारत की संचित निधि से किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, जनता के द्वारा जो टैक्स पेयर की मनी होती है वो ही चुनाव में खर्च की जाती है। दूसरा होता है निष्पक्ष चुनाव कराना। तो इसका दूसरा कार्य होता है मतदाता सूची बनाना और उसे अपडेट करना। जैसे आप बिहार में देख सकते हो SIR बनाया गया। इसका अगला कार्य होता है आचार संहिता लगाना, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना ताकि चुनाव के दौरान उम्मीदवार अनुचित तरीके का इस्तेमाल ना कर सके। अगला कार्य है चुनाव की डेट की घोषणा करना।
और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना। इसका पांचवा कार्य है ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ईवीएम पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है, इसीलिए वीवीपैट भी लेकर आया गया। वीवीपैट से क्या होता है, एक पर्ची निकलती है, जैसे आप वोट डालते हो तो एक पर्ची निकलती है और उसमें आप देख सकते हो कि जिसे भी आपने वोट डाली है क्या वो उसका जो चुनाव चिन्ह है वो उस पर्ची में है या फिर नहीं है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए कदम उठाया गया था। इसके अगला कार्य होता है राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह अलॉट करना। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्हें संविधान में भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 तक सीधे तौर पर शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है, इसलिए ये दबाव मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं और इन्हें आसानी से पद से नहीं हटाया जा सकता है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही सुरक्षा मिली हुई है। आयोग के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान से प्राप्त शक्तियां और अधिकार। सबसे पहला आर्टिकल, अब यहां से चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं उनमें काफी बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा, यानी कि चुनाव आयोग जो स्टेब्लिश किया जाएगा वो आर्टिकल 324 के तहत स्टेब्लिश किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी MP, MLA, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का चुनाव कराने की होगी। जब मैं इनकी नियुक्ति की बात करता हूं तो ये 3 मेंबर बॉडी होगी। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 2 चुनाव आयुक्त होंगे। यह एक 3 सदस्यीय निकाय है। ये बात भी आर्टिकल 324 में कही गई है। अगर इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप लोगों को 324 के तहत ही चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 326 ये कहता है कि चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हर भारतीय नागरिक वोट दे सकता है। आर्टिकल 327 ये कहता है कि संसद को अधिकार होगा कि वह चुनाव से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 328 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल को चुनाव में चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा, क्योंकि राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो पंचायत हो या फिर वो नगर निगम हो, उन जो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो उन्हीं की होती है। इसीलिए उससे संबंधित जो एक्ट कानून बनाने का अधिकार है वो विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडलों को दिया गया है। आर्टिकल 329 में यह कहा गया है कि चुनाव संबंधित मामलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये कब है? जब चुनाव चल रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उस समय पर आप न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हो। ये भी किसमें कहा गया है? आर्टिकल 329 में कहा गया है। तो ये रहा आज का आपका चुनाव आयोग। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे वो सारी चीज़ें पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।